का हमारा जो टॉपिक है कार्बन तथा इसके यौगिक। आज का हमारा क्या चैप्टर है भैया? कार्बन, कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक यानी कार्बन इट्स कंपाउंड। तो कार्बन का सामान्य परिचय, कार्बन का सामान्य परिचय, कार्बन का सामान्य परिचय। अगर कार्बन का सामान्य परिचय देखा जाए तो कार्बन सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, कार्बन एक क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है भैया? कार्बन एक अधातु है। क्या भैया? कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है? कार्बन का प्रतीक, कार्बन का प्रतीक होता है भैया सी। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। अब आगे बात कर लेते हैं कार्बन का अगला पॉइंट जो होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 6 होता है। कितना होता है? 6। अगर और बात कर लें कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भैया? 12 यहाँ पे 0.107 U इतना होता है का परमाणु द्रव्यमान। अगला पॉइंट अगर बात कर ले इसके बारे में, तो जो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भैया 2,4। ठीक, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आगे आ जाओ, अगर अगला पॉइंट बात करें कार्बन का हम यहाँ पे, तो कार्बन की जो संयुक्ता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपको पता ही है? कितनी होती है कार्बन की संयुक्ता? 4 होती है। भूपरपटी पर अगर हम आगे बात कर ले भैया, आगे भूपरपटी पर उपस्थित कार्बन की मात्रा, तो भैया जो भूपरपटी है इस पे उपस्थित कार्बन की मात्रा। तो भूपरपटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट और आपको बाइकार्बोनेट आदि, मतलब बोलेंगे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, पेट्रोलियम, कोयला आदि के रूप में कार्बन जो होता है 0.02% पाया जाता है। अगर बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में कार्बन CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो होता है 0.03% होता है, यानी पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में। फिर कह रहा है कार्बनिक यौगिकों के रूप में कार्बन जो होते हैं भैया पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, कपड़ा, दवा आदि में कार्बन यौगिकों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, कार्बन के रासायनिक आबंधों के प्रकार अगर देखा जाए तो कार्बन के रासायनिक आबंध होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये भैया कितना, ये मुख्यतः कितने भैया, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने भैया? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगर पहले बात की जाए, सबसे पहला जो होता है इनका पहला पॉइंट जो होता है, सबसे पहला उसे बोलते हैं लोग आयनिक आबंध, ठीक भैया। जो दूसरा वाला होता है उससे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। ये 2 प्रकार के कार्बन भैया बॉन्ड बनाता है। एक होता है आयनिक आबंध, दूसरा होता है सहसंयोजी आबंध। अगर हम पहले की बात कर ले आयनिक आबंध,
इसमें बोलेंगे भैया पहला जो पॉइंट आपका है यहाँ पे पहला पॉइंट, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जब कोई बॉन्ड बनता है उससे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आयनिक आबंध। जब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कोई बॉन्ड बनता है तो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आयनिक आबंध। तो आयनिक आबंध, इसका एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो पहला एग्जाम्पल क्या होता है, पहला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड है, क्या भैया, पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम जो होता है, अब इसमें जो होगा पोटेशियम जो होगा, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता ही होगा 19 होता है पोटेशियम का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8 और एक होता है। क्लोरीन की बात कर लें तो भैया क्लोरीन जो होती कितना होती है 2,8, कितना 7 ये होता है, और यहाँ में कितना कर दिया यार, ठीक है, इतना होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हो गया। अब देखिए अभी जो पोटेशियम होता है आपका, पोटेशियम ऐसा क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। कैसे होता है भैया, केटायन होता है, धन होता है, प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ये वाला। अब इस त्याग रहा इसलिए प्लस चार्ज लगता है, और ये ग्रहण करता है क्लोरीन, इस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है। जब ग्रहण करेगा तो लग जाता है माइनस चार्ज, तो -1 +1 हो जाता है, या फिर प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक के लिए लिखा नहीं जाता। तो अब ये प्लस है। अब क्लोरीन जो होता है वो कैसा, वो माइनस है, क्लोरीन क्या है भैया यहाँ पे माइनस है। अब भैया इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ध्यान से क्या करेगा, ये जो हमारा बॉन्ड होता है, अब पोटेशियम इसके साथ जाएगा, बॉन्डिंग कर लेगा, बॉन्डिंग कर लिया, अपने आयन को त्याग दिया, यही होगा आयनिक आबंध। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जो है हम सोडियम क्लोराइड को देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक की बात कर लेते हैं। आपको सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है सिंपल, कितना होता है भैया, सोडियम का 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 और 1 होता है, ठीक है। और आप आते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का होता है 17, आपने ऊपर से कर लिया है 2,8, 7। अब देखिए जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, कितना भैया, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने लग जाएगा प्लस चार्ज, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लग जाएगा माइनस चार्ज। अब इन दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो बॉन्डिंग बनेगा, आप यहाँ पे देखिए सोडियम जो होगा Na, यहाँ पे एक डॉट होगा, यहाँ लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन जो होगा यहाँ पे कितना होता है भैया, क्लोरीन कितना यहाँ पे 7 है, तो क्लोरीन में कितना होता है भैया 7 है। तो यहाँ पे बोलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, कितना हो गया भाई 6, 1, 7। अब 7 हो गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दान दे देगा, एक दान दे देगा, जब दान दे देगा भाई बन जाएगा भैया NaCl, ठीक है। ये हो गया आयनिक आबंध। इस प्रकार से आयनिक आबंध बनते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कोई बंध बनता है तो उसे आयनिक आबंध कहते हैं। इतना सहसंयोजी आबंध, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ भैया बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान समझो। तो बोलेंगे जब परमाणु के आपस में इलेक्ट्रॉन, जब दो परमाणु के बीच या परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जब कोई बंध बनता है तो उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जब परमाणुओं के बीच साझेदारी से कोई बंध बनता है तो उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। भैया साझेदारी से, भैया लेन देन से, जब लेन देन होगी तब तो बॉन्ड बनेगा, लेन देन होगा तो रिश्ता मजबूत होता है। चलो भैया आप लोग भी लेन देन बराबर करते रहिए। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए, यहाँ पे मैं मेथेन की बात कर लूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ, H2, क्या हो गया H2, यहाँ पे O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से साझेदारी होती है। अब आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा भैया, तो 1 ही होगा। हमारे बोरबरी जी कह गए हैं कि भैया पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, ठीक है। हमारी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है। अब इसका अष्टक पूरा होने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो भैया आप ध्यान रखो, तो हाइड्रोजन को यहाँ लिख लीजिए, हाइड्रोजन लास्ट को उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट लगा दो, ऐसे 1, ठीक है, डॉट सिंबल हो गया, 1 बिंदु हो गया। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, अब दोनों हाइड्रोजन का 1 ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे 2 है
तो यहाँ एक एच और एक 2 एच, इसका इलेक्ट्रॉनिक एक एच का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक आया है, यानी इसकी संयुक्ता एक है, तो दूसरे वाले एच की भी संयुक्ता एक ही होगी, तो इसमें भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन भी है। अब देखिए, अब दोनों में कह रहा है भैया इसका अष्टक पूरा नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, तो भैया इनके अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो भैया हमने कहा ये गैर कहने भैया, ये अपने उनसे बोल रहे हैं अपनी बिरादरी से, ये भैया हमका एक इलेक्ट्रॉन आपन दे दिया तो हमारा अष्टक पूरा हो जाए। क्या लैला साहब लैला, लेकिन मौका पर हमोक दिया बराबर, ठीक है, तो लेन देन बराबर चलता रहेगा। तो भैया एन कहन हमोक चाहिए हो, हमोक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लेन। अब दोनों लोग का अष्टक पूरा हो गया। देखिए 1 2 इनका अष्टक पूरा हो गया, 1 2 इनका अष्टक पूरा हो गया, तो दोनों के लेन देन से क्या बन गया, एक रिश्ता बन गया, रिश्तेदारी बन गई। वही रिश्तेदारी को हम बोलते हैं सहसंयोजी आबंध, तो इनके लेन देन से एक बॉन्ड बन गया। ठीक भैया, तो एक्चुअली में बना कैसे है भैया, ये H सिंगल बॉन्ड H, ठीक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो आगे लिखे हुए हैं हम लोग H2, ऐसे लिखते हैं हम लोग बॉन्ड भैया सहसंयोजी आबंध। अगर इसको थोड़ा बड़ा समझाएं, आपको थोड़ा सा बड़ा, इसको आप इसी बेस पे कर ही लोगे। अच्छा मैं समझा दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होती है। कितनी होती है भैया, 6। अब इसको 8 होने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। कितने चाहिए भैया, 8 होने में 2 इलेक्ट्रॉन। भैया इसको 8 होने में, इसका यहाँ बोरबोली के 8 होना चाहिए था, अब यहाँ 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो होता है लास्ट को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 6 डॉट लगाओ भैया, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, एक 5 और एक 6। अब एक ऑक्सीजन का संयुक्ता कितनी है भैया, 2 है, ठीक है, इसको 2 ही चाहिए ना। दूसरा वाला ऑक्सीजन जो है उसका भी यही है, 2 है, ठीक है, ये हो गया 6 इसका। अब देखिए दोनों लोग को भैया अष्टक पूरा होने में 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये भाई साहब कहन, कौन भाई साहब, ये भैया कहन देखा हो साहेब, हम लोग छोटका बड़का भाई एक काम कर जाता, 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में चला ले लेंगे था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इनसे ग्रहण कर ले, इनका 8 इनका अष्टक पूरा हो गया। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इनका अष्टक पूरा। अब ये भाई साहब कहें भैया हमो चाहिए, हमो ले, तू ले हमो ले, बराबर का हो हिस्सेदारी, हो हिस्सेदारी। ये देखिए इनका भी 8 हो गया, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8। इसी तरह संयोजी आबंध, तो सहसंयोजी आबंध जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने भैया, 3 प्रकार का। तो एक होता है एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी आबंध, और दूसरा आपका होता है द्वितीय सहसंयोजी आबंध या द्वितीयक सहसंयोजी बंध, और तीसरा होता है तृतीयक या बोल सकते हैं तृतीय सहसंयोजी आबंध। तो ये 3 प्रकार का सहसंयोजी आबंध होता है। तो अगर हम पहले की बात कर लें तो बोलेंगे जब एक एक इलेक्ट्रॉनों के, जब एक बोलेंगे जब 2 परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब कोई बंध बनता है तो उसे बोलते हैं एकल सहसंयोजी आबंध। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों से भैया, तो एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से भैया, साझेदारी से, ठीक भैया, साझेदारी से कोई बंध बनता है तो बोलते हैं एकल सहसंयोजी आबंध। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल जो आपका होगा यहाँ पे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा देखने के लिए, जैसे मान लीजिए H2 और कामा लगाते हैं यहाँ पे, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक भैया, H2O हो गया, और आपका हो जाएगा H2O हो गया, CH4 हो गया, हाइड्रोजन क्लोरीन और पानी हो गया, जल हो गया, यानी यार मेथेन हो गया। इसमें देखो एकल सहसंयोजी बंध कैसे होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता होगा, पहले H2 हमने इसके पहले बता दिया था H2 वाले को। तो क्लोरीन समझते हैं, क्लोरीन का जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। कितना भैया, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,
8,7। तो भैया इसको अष्टक पूरा होने में कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भैया क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन Cl, यहाँ लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन है भैया, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 7। और यहाँ पे बस Cl2 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन और है, उसका भी यही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 1 6 7 हो गया, ये पूरा हो गया। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा होने में, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका अष्टक पूरा होने में। तो दोनों आपस में क्या करें भैया? इलेक्ट्रॉनों के लेन देन। देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, इसका अष्टक हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब भैया इसका अष्टक पूरा हो जाएगा तो ये भी क्या करेगा? साझेदारी करेगा। ये बोलेगा भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना काम बना लेगा। तो दोनों के बीच क्या हो गया भैया? साझेदारी हो गया। इलेक्ट्रॉनों क्या हो गया? साझेदारी। तो दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया, जिसे हम लोग बोलते भैया Cl ऐसे, या इसको ऐसे भी सकते हैं Cl2, हो जाएगा सिंपल सा। बात समझ में आई? अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम, जो थोड़ा बड़ा है, इसको समझ लेते हैं। किसको? इसके बारे में, CH4। तो भैया CH4 इसके बारे में जानना है। पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक समझते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4 आएगा, ठीक है। अब इसका अष्टक पूरा होने में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन के नीचे लिख दो भैया C, कितना है? C। लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 लगा दो फटाफट, 1 2 3 1 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितना होता है? तो आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है आपका, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है? 1। तो एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही आएगा। अब इसका अष्टक पूरा होना चाहिए, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो लास्ट कोर्स में 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिखोगे हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके लास्ट कोर्स में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 लगा दो ऐसे। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो चारों को लगा दो भैया, चारों कोने। और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होगा, और इसका भी 1 ही होगा, और इसका भी 1 ही होगा। अब भैया इसका कार्बन को अष्टक पूरा होने में कितने चाहिए? 4 चाहिए। हाइड्रोजन को अष्टक पूरा होने में कितने चाहिए? 1 चाहिए अष्टक पूरा होने में। अब देखो, अब सब क्या करेगा? कार्बन जो होगा जो हाइड्रोजन परमाणु है उससे क्या करेगा? सहसंयोजी आबंध बनाएगा। तो आबंध जब बनाएगा आपस में, तो देखो भैया ये हाइड्रोजन कहता है चचा, ये कार्बन चचा हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, हमारा काम हो जाए। तो कार्बन दे, दयालु इंसान है, दिल बड़ा है इसका भैया, दरिया दिल है। तेन कहने चचा हमको दे दे, हमारे भैया दे हमको दे दे, तेनहु ले 1 इलेक्ट्रॉन। इन आगे कहने भैया हमको चाहिए हो, हमको चाहिए दे देन। इन कहने चाचा सबको दे हमको दे हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेन। तब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया 1 2, इसका 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 पूरा हो गया। अब कार्बन की बात आई, कार्बन कह रहा भैया सबका हम दे बांटे, हमारा ले टाइम आ गया, हम ले बराबर टाइम, ठीक है। जितना दिए ही उतना हम बराबर लेंगे। अब कार्बन देखो 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इनसे ले लिया, और सभी चारों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो कार्बन का भी क्या हो गया? अष्टक पूरा हो गया। तो आपस में कौन सा बॉन्ड? सहसंयोजी आबंध बना लिया। तो कुल मिला के जो बना हुआ है बॉन्ड ऐसे बना हुआ CH4 ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसको इसीलिए ऐसे लिखते हैं CH4। इसका नाम क्या है? मेथेन है। क्या भैया? ये मेथेन है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, द्वितीय वाले में समझ लेते हैं। तो द्वितीय वाले में जो होता है आपका, द्वितीय वाले में किस तरह, द्वितीय में क्या होता है इस यहाँ पे, ठीक है। अब द्वितीय समझो, द्वितीय में क्या होता है, इसमें बोलेंगे जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब कोई बंध बनता है, जिसे बोलते हैं द्वितीय सहसंयोजी आबंध। तो समझो ध्यान से। तो भैया जब क्या होगा? जब दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से क्या होगा भैया? साझेदारी से कोई बंध बनता है तो उससे सहसंयोजी, मतलब द्वितीय सहसंयोजी आबंध कहते हैं। एग्जाम्पल के अगर तौर पे मैं यहाँ देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका हो जाता है, क्या होगा एग्जाम्पल में? तो एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? तो एग्जाम्पल में ले लीजिए यहाँ पे, जैसे O2 ऑक्सीजन हो गया,
ठीक भैया, क्या हो गया ऑक्सीजन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और यहाँ पे C2H4, ठीक भैया C2H4, या फिर क्या हो गया एथीन हो गया। अब इसको ध्यान समझते हैं आगे, अब इसको समझो। ऑक्सीजन में थोड़ा देख लेते हैं, ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2,6 होगा, ठीक इतना होगा। अब इसको थोड़ा ध्यान समझिए, यह ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन ऐसे ले लिया, क्या लिया भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख देंगे फटाफट, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 3, एक 4, एक 5 और एक 6। अब इसको अष्टक पूरा होने में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन में 2 हैं, तो दोनों ऑक्सीजन का उतना ही होगा, पर क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा सेम टू सेम, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा जो ऑक्सीजन है आपके यहाँ पे है, ये ऑक्सीजन, इसके भी वास्तव में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से भर दीजिए भैया फटाफट, ये हमने भर दिया। अब देखिए दोनों ऑक्सीजन को भैया अष्टक पूरा होने में 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना भैया 2-2, तो इसके पास 6 है, 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भैया बोलेगा भैया हमका 2 इलेक्ट्रॉन दे देता, हमारा काम सेट हो जाता, हमारा अष्टक पूरा हो जाता। तो भैया दयालु रहन के ले लिया, लेकिन बाद में हम ले बराबर से, तो चलो, तो इन्होंने भैया क्या किया 2 दे दिया, अब 2 इसने भी ले लिया, ग्रहण कर लिया, ये देखो ये ऐसे ले लिया, ठीक है। अब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों का अष्टक पूरा हो गया। गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इसका अष्टक पूरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इसका अष्टक पूरा। तो दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बना हुआ है, तो O डबल बॉन्ड O ऐसे बना हुआ है, इसलिए इसको लिखते हैं O2, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब अगला एग्जांपल देख लो भैया, ये देखते हैं, इथीन वाला देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं, नंबर 2 वाला ये पहला एग्जांपल था, नंबर 2 देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल तीसरा है, ये मान लीजिए, दूसरा बताएंगे इसके बाद, कर लीजिएगा अपने से। तो ये देखिए, तो कार्बन का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, तो बार बार नहीं करेंगे, तो कार्बन ऐसे लिखेंगे, और क्या है साथ में 4 बार H, कार्बन 2 बार है, तो 2 बार ऐसे लिख लीजिए कार्बन को, ठीक है। अब कार्बन 2 बार हो गया, अब ध्यान समझिए, इसमें 4 कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 दे भैया, 1 ये हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। इसमें भी 4 होगा, 1 2 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। इसमें 4 उसमें 4, कितने H हैं भैया, तो आपके पास 4 H हैं, कितने H यहाँ पे भैया हाइड्रोजन है 4 हैं, तो 4 हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन को ऐसे लगा दो साइड में, 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 3, दोनों भाई को बराबर बराबर हाइड्रोजन बांट दो भैया, 2 हाइड्रोजन इनको दे दो, 2 हाइड्रोजन इनको दे दो। आपको पता है हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, तो यहाँ रखेंगे 1 डॉट 1, इसका भी 1 डॉट, और इसमें भी 1 डॉट, और इसमें भी कितना होगा 1 डॉट होगा। अब सब में क्या होगा 1 डॉट। अब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा होने में, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा होने में, तो क्या करेंगे भैया, तो आपस में लेन देन करेंगे। अब भैया हाइड्रोजन बोला कि ये कार्बन हमका 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारा काम हो जाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन, इसके पास हो गया 2, इसके ये भी ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हो गया 2, और ये भी ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हो गया 2, और इसने भी ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हो गया 2, यानी ये चारों हाइड्रोजन का अष्टक क्या हो गया पूरा हो गया। अब बात आ गई भाई किसकी, कार्बन की। तो कार्बन को अष्टक पूरा होने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, उसे एक सिंपल सा करना, देखो ये कार्बन है, कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस अपने भाई से मांग लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया, और हो गया इसका अष्टक पूरा। गिन लीजिए कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले कार्बन का अष्टक पूरा हो चुका है। अब इस वाले कार्बन की बारी आ गई भैया, तो ये कार्बन बोल रहा भैया हमको चाहिए, ये कार्बन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन अपने भाई से मांग लिया, हो गया इसका भी अष्टक पूरा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8, दोनों भाइयों का अष्टक पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा, तो बनेगा C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H, ये भी हो जाएगा। और कितनी बार C यहाँ पे है, तो भैया 2 बार है, तो लिखेंगे C2, कितना बार H है 4, तो हो जाएगा C2H
4, ये होगा फार्मूला बन जाता है ऐसे। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया आपका। अब आगे देखते हैं तृतीय बंध वाला, देख लेते हैं भैया तृतीयक बंध जिसमें 3 बंध होते हैं। इस एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक भैया, आ जाओ इसे देख लेते हैं इस कोने में, ये देखो ऐसे करके। अब देखिए तृतीय वाले में क्या होता है, सिंपल से वही डेफिनेशन होगी। जब दो परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, जब दो परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों के, जब भैया दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच 3 कितना भैया 3 जब दो परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, किससे भैया साझेदारी से, जब 3 इलेक्ट्रॉनों के, जब दो परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से कोई बंध बनता है उसे बोलते हैं तृतीय सहसंयोजी आबंध। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाएगा आपका, एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा N2 और आ जाएगा आपको एग्जाम्पल में आ जाएगा C2H2 एथाइन। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। अब आ गया नाइट्रोजन, तो ध्यान समझो यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 7 होता है। कितना होता है भैया 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,1,5 हो जाएगा। ठीक है, 2,5, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो लिखिएगा नाइट्रोजन ऐसे लिख लीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है 5 हैं, तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट हो गया और 4 और 1 5 हो गया। यहाँ कितनी बार यानी 2 बार हैं, तो n का वही आएगा बार बार। ठीक है, कितना आएगा, अरे फिर देख लीजिए n कितना बार है, वही तो आएगा ना बार बार, 5 ही आएगा। तो यहाँ दूसरा लिख लीजिए n, कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में 5, तो 5 लिख लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा, हो गया। अब देखिए, अब दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे। इसका अष्टक पूरा होने में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 8 होना चाहिए था लेकिन 5 है, तो 5 यहाँ पे अष्टक पूरा होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये नाइट्रोजन क्या है, ये बड़का भैया नाइट्रोजन बोल रहा है अपने किससे, बड़े भाई से, कि बड़का भैया 3 इलेक्ट्रॉन हमका दे दे तो हमारा अष्टक पूरा हो जाए और हमारा काम सलट जाए। ठीक भैया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन दे दिया भाई, इनका बड़का भाई को दे दिया। अब देखो ये कह रहा है भैया हमको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे, ठीक है लैला हमका दिए हाथ लैला बराबर, हिसाब बराबर हो जाए। तो दोनों आपस में क्या हो गया भैया, आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों क्या लिए, साझेदारी कर लिए। तो बन कैसे बनेगा फार्मूला, N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे। अब 2 बार N है तो लिखते हैं N2, हो गया सिंपल से। अब इसको समझ लो भैया, एथाइन को समझ लीजिए अच्छे से। तो एथाइन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ देखना पड़ेगा कैसे। तो यहाँ कह रहा है C2H2, तो आपको कार्बन का पता है, यहाँ पे लिखा है लास्ट को, उसमें कितने बाइटम को 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता कितनी है 4 है। तो भैया कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए सफर होने में, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन ऐसे लिख लीजिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख लीजिए। कार्बन के बाइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए ऐसे फटाफट। इसके भी लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया कार्बन का। अब देख कितने पास हमारे पास एच है, थोड़ा इसको ऐसे डिजाइन बना देते हैं, नहीं गड़बड़ आ जाएगा। ये ऐसे करके ये हो गया, ये हो गया 3 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए दो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो दोनों भाइयों को बराबर बराबर हम बांट देते हैं। क्या करते हैं भैया, दोनों भाइयों को बराबर बराबर हम बांट देते हैं। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इनको दे देते हैं, इसके बाद तक उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन इनको दे देते हैं। ठीक है, दोनों को 1 हाइड्रोजन दे दिए। अब दोनों आपस में क्या करेंगे भैया, फिर वही हाइड्रोजन बोलेगा भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारा अष्टक पूरा हो जाए। अब ये भी बोलेगा भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारा अष्टक पूरा हो जाए। तो दोनों कार्बन का अष्टक, दोनों हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो चुका है। अब बचा कौन, तो अब बचा भैया दोनों कार्बन। तो ये वाला कार्बन जो होगा बोलेगा हाइड्रोजन से भैया अपना 1 इलेक्ट्रॉन तुम दे दो और हमारा भाई दे रखी। तो इनका भैया 3, देखो ये इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन से, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब देखिए इसका जो अष्टक है, अब देखो ये वाला कार्बन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा और इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो एक्चुअली बॉन्ड बना कैसे है, तो लिखेंगे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर लग जाएगा सिंगल बॉन्ड ऐसे। ठीक भैया, अब इसका सूत्र कैसे बना, यहाँ पे 2 कार्बन है तो C2, 1 2 H है तो H2,
ये बन गया आपका इथेन का फार्मूला। ठीक है, इतना आप आराम से नोट कर लीजिए। क्या करते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं भैया सहसंयोजी यौगिक। तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं भैया, सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, इन यौगिकों के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भैया इसकी जो अगर परिभाषा की बात कर ले, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो किससे भैया बोलेंगे, जिन यौगिकों में भैया, जिन यौगिकों में सहसंयोजी बंध होते हैं, जिन यौगिकों में सहसंयोजी, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, जिन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। क्या बोलते हैं भैया, सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। जिन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने भैया, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने तो भैया, 3 प्रकार के होते हैं। अगर पहले बात कर ले भैया, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ये 3 प्रकार के होते हैं आपको भैया सहसंयोजी यौगिक। अगर ठोस की बात कर ले भैया, तो ठोस में एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसमें आ जाता है आपका, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होता है, इसमें होता है भैया ग्लूकोज। क्या होता है, C6H12O6। और क्या होता है भैया, चीनी होती है। क्या होता है, चीनी, C12H22O11। और क्या होता है इसमें भी, यूरिया होती है, NH2CONH2। ये आपका हो जाता है भैया 3 इसके ठोस सहसंयोजी यौगिक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज में हिंदी में ग्लूकोज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, या शर्करा बोल सकते हैं, चीनी, शर्करा भी कह सकते हैं भैया इसे। और इसे क्या बोलते हैं, यूरिया। ये क्या भैया, यूरिया है, ये यूरिया हो गया। अगर द्रव की बात करें, द्रव में भी 2 प्रकार होते हैं भैया। सिंपल से अगर देख लिया जाए, इसमें आपको मिल जाता है आपका ये यहाँ पर द्रव में C2H5OH, एथिल एल्कोहल। ये भी मेथिल भी होता है, CH3OH, मेथिल एल्कोहल। एग्जाम्पल और इसका हो जाता है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता है सिरका, CH3COOH। ठीक है, एस्टिक एसिड। अगर हम बात कर लें, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। और एक होता है मेथिल एल्कोहल हो जाता है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, और एक कौन सा है ये आपको होता है एस्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये ठीक भैया, थोड़ा कम ये भैया C2H5 है। ठीक है, ये CH3 है, OH है। ठीक है, और एक क्या है, CH3COOH। ठीक है, ये आपका हो जाता है क्या, सिंपल सा द्रव वाला। अगर देख लें भाई इसमें क्या हो जाता है गैस में, तो गैस में आपको मिल जाएगा भैया यहाँ पे गैसीय अवस्था मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मिल जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे में आपको मिल जाएगा NH3, अमोनिया, और आपको इसे मिल जाएगा मेथेन, CH4 आदि। क्या होते हैं भैया, सब गैस एक सहसंयोजी यौगिक होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं। अब ये जो होता है कार्बन के अपरूपता, अब क्या पढ़ेंगे भैया, अपरूपता, एलोट्रॉपिक। ठीक, अपरूपता। देखिए, जब एक तत्व
जब एक तत्व दो या दो से अधिक भिन्न रूपों में समान अभौतिक अवस्था में पाया जाता है, समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है, तो इन भिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं, अपरूप कहते हैं। इनका यह गुण भैया तथा इनका यह गुण अपरूपता कहलाता है। ठीक भैया, कितना क्लियर हो गया? आ जाओ, कह रहा कार्बन के 3 महत्वपूर्ण अपरूप हैं। कार्बन के 3 महत्वपूर्ण अपरूप हैं। अगर पहले की बात करें भैया, हीरा है, डायमंड हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया। ये 3 भैया कार्बन के महत्वपूर्ण अपरूप हो गए। अब यहाँ कह रहा है हीरा, थोड़ा हीरे के बारे में समझो, डायमंड के बारे में समझो। कह रहा हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन के 4 परमाणुओं के साथ एकल सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ा होता है, जिससे एक दृढ़ 3D यानी त्रियामी संरचना बनती है। इसीलिए हीरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, क्योंकि भाई 3D संरचना बनाती है उससे कार्बन परमाणु के जुड़ने से। यानी अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है, अब इसका एक कार्बन जो होगा, ये एक कार्बन है, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, कहाँ है हम, ये क्या है, एक कार्बन है, क्या है, एक कार्बन है। अब एक कार्बन के साथ 4 अन्य कार्बन जुड़े होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इस कार्बन से क्या होगा भैया, यहाँ पे 4 अन्य कार्बन भी जुड़े होंगे। ये एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 अन्य कार्बन होंगे। अब इसी के साथ हर कार्बन के भाई कब 4 कार्बन, यहाँ पे देखिए 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन हो गया। इसी प्रकार सभी कार्बन क्या होते हैं, एक कार्बन क्या होता है 3-4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। ये हो गया आपका संरचना बन गई, किसका भैया, ये आपका बन गया डायमंड। क्या बन गया भैया, डायमंड बन गया। ये इस तरह होती है कार्बन की संरचना, यानी एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखिए ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन से भैया क्या 4, ये पहला कार्बन, ये मेन हो गया। ठीक है, अब इससे 4 कार्बन जुड़ेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक 4 कार्बन। तो वही कह रहा ना भैया कि प्रत्येक कार्बन परमाणु से अन्य 4 कार्बन जुड़े होते हैं। तो भैया एक कार्बन से कितने 4 कार्बन और जुड़े होंगे, तो ये 4 कार्बन जुड़े, ये बन गया भैया आपका हीरे का एक डायग्राम, संरचना बन गई। ठीक है, इसी वजह से हीरा क्या होता है भैया 3D होता है, 3D इसी संरचना की वजह से। कितने नंबर की फाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक भैया, क्या पढ़ेंगे भैया हम, ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है इसकी बात कर ले भैया हम, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ एक ही तल पर एकल संयोजी बंधों द्वारा जुड़ा होता है। इसकी संरचना षटकोणीय होती है। कैसे होती है भैया, षटकोणीय होती है। और इसमें जो चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो भैया मुक्त रहता, फ्री होता है, जिससे यहाँ विद्युत का चालक होता है। इसलिए भी ग्रेफाइट का करंट मारता है। जब पेंसिल की नोक नहीं होती ग्रेफाइट में, देखा नहीं, पेंसिल की नोकिया जो होती है जिसे आप लिखते हो और उसे भैया छील छाल कर बढ़िया से ना नोकदार बनाते हो, वही काला काला जो होता है, तो वही क्या है, ग्रेफाइट है। पेंसिल की नोक जो होती है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेफाइट है, और वो विद्युत का चालक होता है। अब पेंसिल लेके बोर्ड में खोदना मत, ऐसे ढंग देगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा फिर। तो इसी वजह से क्या होता है भैया कि वो विद्युत का चालक होता है, क्योंकि उसमें क्या था, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है भैया, चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा भैया, चौथा, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, फ्री होता है। कैसे होता है भैया, फ्री होता है। फ्री होने की वजह से यह क्या, विद्युत का चालक होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले जाए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो किस प्रकार होता है, यहाँ देखो थोड़ा सा, ये देखो भैया। अब इसके कह रहा है यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, कह रहा कि प्रत्येक जो होगा, प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य कार्बन से होता है। तो भैया जो प्रत्येक यहाँ पे है, तो आप यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा बढ़िया सा कि ये कार्बन परमाणु 1 हो गया, कौन सा है, 1, ये अन्य 3 कार्बनों से जाके जुड़ा रहेगा, अन्य 3 में, तो 1 ही हो गया, तो 1 2 3, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये क्या भैया, मुक्त हो गया। कैसा है भैया, ये मुक्त है। कैसा है,
मुक्त है, फ्री है। इसलिए एक ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से क्या होता है भैया, सॉरी, अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और इसका चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा ये दुर्बल भी होता है तो यहाँ जो बॉन्ड लगा हुआ भैया हल्का हल्का दिया, इसे बोलते हैं दुर्बल वंडर वाल्स द्वारा आपस में जुड़ी कार्बन परमाणु की सतह होती है, वंडर वाल्स द्वारा। ठीक है भैया, जुड़ी पतली सतह होती है। और जो दिख रहा है ये बॉक्सर टाइप है, ये चपटी सतह है, कार्बन परमाणु की एक चपटी सतह है। ठीक भैया, ये इतना आप नोट कर लीजिए फटाक से। अगला टॉपिक है भैया फुलेरिन्स। फुलेरिन्स, ये भैया फ्लोरीन्स हैं, फ्लोरीन्स। ठीक भैया, ये कार्बन का तीसरा अपर रूप है। कौन सा भैया, तीसरा। ग्रेफाइट को अक्री गैस की उपस्थिति में, अक्री गैस की उपस्थिति में, अगर अक्री गैस होगी भैया, अक्री गैस की उपस्थिति में विद्युत भट्ठी में गर्म करने पर फ्लोरीन बनती है। अगर हम इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है भैया Cn, अर्थात C मतलब कार्बन, N मतलब नंबर, कितने कार्बन की संख्या है, नंबर है। तो भैया अर्थात में देख लीजिए कार्बन 60, कार्बन 70, कार्बन 80 या फिर कार्बन 140 आदि भैया क्या होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। फिर अगर देखा जाए यहाँ पे तो फ्लोरीन फुटबॉल के रूप में दिखाई पड़ती है, जो फुटबॉल होती है खेलने वाली उसके जैसा दिखाई पड़ती है फ्लोरीन। इस संरचना यानी इस संरचना को सर्वप्रथम ये कौन है, बकमिंस्टन फुलर ने डिजाइन किया था, और डिजाइन किया जिसके वजह से इसे फ्लोरीन्स कहा गया। क्या इसकी वजह से फ्लोरीन कहा है, इसकी स्ट्रक्चर से फुटबॉल जैसी होती है। कितना बढ़िया लग रहा है ना, डिजाइनदार, बनाकर दिखाना अच्छे से। ठीक है, बनाकर दिखाओ। ये क्या भैया, फ्लोरीन है, इसका नाम क्या, फ्लोरीन, फ्लोरीन्स। ठीक है, फ्लोरीन्स। कार्बन जहाँ डॉट डॉट रखा है ये कार्बन है, जहाँ पे डॉट डॉट रहे, डॉट डॉट दिख रहा है ये कार्बन है। गिन लेना भैया कितने कार्बन है इसमें। ठीक है, अच्छे, जितने डॉट हैं उतने कार्बन है। ठीक है, अच्छे से घर पे गिनना बढ़िया बेहतरीन ढंग से। ठीक है, भैया हीरे का उपयोग, हीरे का उपयोग से उपयोग में क्या है, 5 उपयोग है भैया। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है भाई, कांच काटने में किया जाता है। हीरे का उपयोग होता है भैया कांच को काटने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है ये, यह चट्टानों में छिद्र करने के लिए उपयोग में किया जाता है। चट्टानों में छेद करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, खोदने के लिए। यह आभूषण बनाने में काम आता है भाई। डायमंड सुने होगा भाई, बहुत जो गाना भी चले हुए हैं वैसे भी डायमंड लोग पहनते हैं हाथ में, रिंग ना हीरे की। तो यह आंख में मोतियाबिंद हटाने के औजार के रूप में काम आता है। जो मोतियाबिंद होती है, जो हमारा लेंस होता है आंख का, वो लेंस क्या होता है, अपारदर्शी होता है, पूरा आंख व्हाइट हो जाती है, पूरा गांठ बन जाती है, पत्थर जैसे दिखाई पड़ती है, उसे बोलते हैं मोतियाबिंद। उस मोतियाबिंद रोग को हटाने के लिए, काट के बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, ऑपरेशन के तौर पे एक औजार बनाते हैं। किससे, हीरे का बनाया, जैसे काट के निकाला जा सके। अगला होता है यह औजार बनाने इससे औजार भी बनाए जाते हैं, खतरनाक औजार बनाए जाते हैं। और यह अत्यधिक कठोर होता है, या भैया सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है हीरा। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का उपयोग, जो ग्रेफाइट का उपयोग होता है इसका क्या होता है, देखो ध्यान से। तो ग्रेफाइट के भैया निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग, यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, यह विद्युत का सुचालक होता है, पता है आपको, अच्छे से करंट मारता है, इसमें करंट का प्रवाह होता रहता है। दूसरा, यह विद्युत यह पेंसिल बनाने के काम आता है। जो आप पेंसिल बनाते हो, कोई कलाकारी करना हो या पेंसिल टिक मार्का हो, कुछ भी करना होता है, पेंसिल जो हम यूज करते हैं उस पेंसिल के नोक बनाने में काम आता है भैया ये। यह काला रंग में काम आता है। जो काला रंग होता है, काला रंग यानी बात कर लीजिए, काला पेंट जो होता है, काला रंग, काला पेंट जो होता है रंगने के लिए, वो सारे यूज होते हैं, इससे बनाए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट जो 5वां नंबर है, यह मशीनों को चिकना रखने में काम आता है। जो मशीन होती है उसमें बहुत हल्का सा बारीक सा होता है ये, और जो कहता है मशीनों को चिकना बनाता है, एकदम चिकना। ठीक भैया, तो ये बताइएगा। अगला पॉइंट नंबर 6, इसका उपयोग शुष्क सेल आर्क में इलेक्ट्रोड के रूप में है। जो बैटरी सेल देखे ना, बैटरी जो होती पहले आती थी, पहले जो बाजा आते थे पहले ना, वो जो क्या बोलते हैं, रेडियो वगैरह वगैरह, वो जो सेल होता है, टॉर्च के जो सेल होते हैं, उस सेलों में क्या होता है, पूरे इलेक्ट्रोड के रूप में इसका वहां भी यूज होता है, कार्बन के रूप में। ठीक है, ये यहाँ पे उसका यूज होता है। इतना आप नोट करिए। अदर हीरा
तथा ग्रेफाइट में अंतर, हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर। तो भैया इस तरह कहेंगे हीरा और इस तरफ ग्रेफाइट, ठीक, ये ग्रेफाइट हो गया और ये हीरा हो गया। में अंतर, हीरा में पहला पॉइंट क्या होता है भैया, हीरा एक पारदर्शी होता है। कैसे भैया, हीरा पारदर्शी होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है भैया, ये काला और चमकदार होता है, ठीक, थोड़ा सा चमकदार होता है। अब कह रहा है भैया यह अत्यधिक कठोर होता है। क्या होता है भैया, कठोर होता है। और यह मुलायम होता है, ठीक है, या स्पर्श में तो चिकना फील होता है, चिकना महसूस होता है। तीसरा पॉइंट है, यह विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है वो। अब भैया ये शुद्धता होता है, क्या शुद्धता में होता है, और हीरे से ये कम शुद्ध होता है। हीरे से क्या होता है भैया, कम शुद्ध होता है। अगर बात कर लें इसका जो गलनांक है, इसका गलनांक कितना होता है भैया, तो भैया यहाँ पे होता है 3,7,2,7, यानी कि भैया 3727 सेंटीग्रेड होता है। और इसका भैया कितना होता है गलनांक, कि 3000 सेंटीग्रेड। कितना होता है भैया, 3000 सेंटीग्रेड। ये हो गया आपका भैया हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। चलिए इस कार्बन के टॉपिक को थोड़ा और खींच तान के और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं इसको। तो आज इसका जो हमारा अगला टॉपिक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या भैया, ये कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, सिंपल से बोल सकते हैं कि भैया वर्तमान समय में अगर देखा जाए, वर्तमान में हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों को, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं भैया, सामूहिक रूप से बोलते हैं ऑर्गेनिक ओ कंपाउंड सी। अगर देख लीजिए कार्बनिक यौगिक में अन्य तत्व भी आते हैं, कार्बनिक यौगिक में अन्य तत्व कार्बनिक यौगिक में जो अन्य तत्व आते हैं उनमें क्या क्या आते हैं। तो अन्य तो जैसे मान लीजिए क्या आता है भैया, फास्फोरस आता है। क्या था भैया, फास्फोरस, ये फास्फोरस है। क्लोरीन भी आती है इसी में, और आपका सल्फर भी आता है, ऑक्सीजन भी आती है, नाइट्रोजन भी आता है, और हाइड्रोजन भी आता है। ये सभी क्या है आपका, ये सभी के सभी क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत भी आते हैं, एक सब कार्बनिक में आते हैं। ये क्या है, फास्फोरस है, फास्फोरस। ऐसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन, मैं लिख दे रहा हूं यहां फटाफट। और ये क्या है, यस मतलब सल्फर, वो मतलब ऑक्सीजन। अब इतने तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है, फिर मैं लिख ही दे रहा हूं, कुछ लोग होते हैं बकलोले एकदम से। तो क्या होता है, इनमें से नाइट्रोजन हो जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है भैया। और एक ऐसे होता है हाइड्रोजन आदि भैया कार्बनिक यौगिकों के रूप में। भैया ये भी अन्य तत्व के रूप में आते हैं, कार्बन के रूप में। अगर बात करें कुछ अन्य जो होते तत्व जो कार्बन नहीं होते, अपवाद स्वरूप, अगर हम अपवाद की बात कर लेते हैं भैया, यहाँ पे अपवाद भी आते हैं, अपवाद। तो अपवाद क्या होते हैं, अपवाद में आपको आ जाते हैं भैया, जैसे मान लीजिए ये कार्बोनेट है CO3, ये हो गया कार्बोनेट। एक होता है बाई कार्बोनेट, ये भी क्या है, और क्या होता है CO2, क्या होता है CO2 आदि सब क्या होते हैं, अकार्बनिक। आदि क्या होते हैं भैया, अकार्बनिक। ये क्या है, कार्बोनेट है, क्या भैया, कार्बोनेट। ये क्या है, बाई कार्बोनेट, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड पता ही आपको। इसी के अंतर्गत क्या होता है, उसका नाम है साइनाइड। ये भी क्या, आदि क्या होते हैं,
आदि क्या होते हैं? अकार्बनिक तत्व हैं। भले इसमें कार्बन हो, लेकिन सब क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। ये सब क्या भैया? ये सभी भैया क्या होगा? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, CO2 और साइनाइड, ये सब क्या है? अकार्बनिक है। क्या भैया? अकार्बनिक है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, अकार्बनिक है। भले इसमें कार्बन है लेकिन सब क्या है? अकार्बनिक है। ठीक है, इतना। अब बात कर लेते हैं जो कार्बनिक यौगिक थे, इसमें आपने देखा हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन की जो परिभाषा की डिफरेंस होती है, थोड़ा सा नीचे समझ लेते हैं, कोने में आ जाओ भैया। हाइड्रोकार्बन क्या समझेंगे भैया? एक हाइड्रोकार्बन, अगला पॉइंट जो होगा आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है भैया? हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बोलेंगे जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उन सभी यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। भैया कोई भी यौगिक हो, जितने भी यौगिक होंगे, कह रहा वे यौगिक जिनमें केवल जिनमें क्या था? वे यौगिक जिनमें क्या हो? कार्बन हो और क्या भैया? और हाइड्रोजन हो। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन यौगिकों को क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन। एक आध बार इसका एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होता है हाइड्रोकार्बन। देख भैया, ये जो कार्बन है, अगर हम कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन, तो मान लीजिए ये कार्बन है। क्या भैया? कार्बन है। तो कार्बन में भैया हाइड्रोजन लगे होंगे, एक ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो क्या बन गया भैया? हाइड्रोकार्बन। अगर इसका दूसरा एग्जांपल अगर देख लें, कुछ भी सब हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। इसमें देखो ये दो कार्बन मान लीजिए है, कितने भैया? दो कार्बन के बीच द्विबंध है। ठीक है, अब देखो ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ये भी क्या है? हाइड्रो। क्योंकि भैया ये ऐसे यौगिक है, बोला ना भाई, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, वही क्या है? हाइड्रोकार्बन। इसमें भी हाइड्रोकार्बन है भैया, कार्बन है और हाइड्रोजन। और कुछ दिख रहा है क्या आपको? भैया कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। ये भैया ये हाइड्रोजन से हाइड्रो, कार्बन से कार्बन, हाइड्रोकार्बन। मैं समझना का है यार। ठीक है, आगे चल देखो अगला पॉइंट। देखो अगर इसमें अगला देख लिया जाए, अगला पॉइंट जो एक और देख और ले लीजिए। नहीं बाद में कहा गुरु जी दे भाई नहीं भाई, ले जितना लेना, एक और ले लो। ये क्या है? इसमें भी क्या है? हाइड्रोकार्बन। अभी मैं समझा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन केवल, ठीक है? नहीं कहा गुरु जी असंतृप्त्या नहीं बता पाते सब। थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य। ठीक है, तो भले हमें समझना हाइड्रोकार्बन। देख सूरा देख, इसमें कार्बन बा, कहते हाँ, इसमें हाइड्रोजन बा, कहते हाँ। तो हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोकार्बन है यार। फिर इसमें क्या बा? कार्बन हाइड्रोजन कार्बन। तो बन गया ना यार, हाइड्रोजन से हाइड्रो, कार्बन से कार्बन, हाइड्रोकार्बन। वही तो है हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त असंतृप्त इसके बाद बताएंगे। ठीक है, क्या होगा? अब इसके बाद बताएंगे भैया जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। तो हाइड्रोकार्बन को आज समझेंगे डिटेल से अच्छे से। ठीक है, आ जाओ। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। आगे भैया एच है, एच मतलब हाइड्रो और सी मतलब कार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होती है आपको पता है, जैसे कि क्या भैया? यही कि भैया हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक भैया, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसकी छोटी सी परिभाषा हो गई। अब आगे जाओ। हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक भैया, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक, ये होता है दो प्रकार का।
अगर पहले की हम बात कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं भैया खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। ठीक भैया, खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, ये आपका बन जाता है खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। ये कौन होता है भैया, इसे भी हम बोलते हैं बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है, इसे हम बोल सकते हैं, क्या नाम है भैया, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक भैया, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ये हो गया भैया हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, तो जो खुली श्रृंखला है इसे हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं भैया, क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं एलिफैटिक। क्या कहते हैं भैया, इसे हम एलिफैटिक भी कह सकते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, यानी खुली श्रृंखला को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। एलिफैटिक का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला जो हो एकदम खुली हो, कहीं से राउंड ना हो, कहीं मुड़ी ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, शाखा निकल सकती है, लेकिन कहीं गोला कोई चक्कर ना बनाए, कोई चक्र ना बनाए, कोई गोली संरचना बनाए। ठीक भैया, एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला हो, बस कार्बन की खुली श्रृंखला। आ जाओ देखते भैया, जो हमारा ये होता है खुली कार्बन श्रृंखला, ये भी कितना होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक को हम लोग बोलते हैं भैया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है उसे बोलते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो भैया संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है बताता हूं आपको। चलिए, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु में, ठीक, चाहे जो कार्बन मतलब होगा यहाँ पे, जैसे मान ली कार्बन है, अब यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन के बीच एक बंध है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आ जाओ भैया संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाओ, इसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है भैया, एल्केन आता है। क्या आता है, एल्केन, या इसे हम बोलते हैं पैराफिन, एल्केन बोले या फिर हम बोल सकते हैं क्या, पैराफिन, ये हो गया। तो एल्केन का आप बोलेंगे सबसे छोटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, सबसे छोटा और सरल, तो सबसे छोटा और सरल होता है, यहां लिख सकते हैं हम सबसे छोटा या भैया सरल हाइड्रोकार्बन। तो सबसे छोटा और सरल क्या होता है भैया, ये होता है भैया मेथेन। क्या होता है, मेथेन, CH4 यानी मेथेन, ये सबसे छोटा आपको हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन के जो एग्जाम्पल होते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हैं, आप ले सकते एग्जाम्पल में ले लीजिए, यहाँ पे फटाफट हैं। जैसे मान लीजिए C2H6, दूसरा एग्जाम्पल इसमें आ जाता है आपका C3H8, और एग्जाम्पल ले लीजिए C4H10, और एग्जाम्पल ले लीजिए C5H12 यानी 12। ठीक है, इतने एग्जाम्पल हो गए। इसे हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं, इसे बोलेंगे भैया एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। इसे क्या बोलेंगे भैया, प्रोपेन। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा देखो, प्रोपेन, क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। इसे क्या बोलते हैं, पेंटेन।
ठीक है। ये चार आपको भैया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर इसमें से एक श्रृंखला बना दे, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे C3 बनाने वाला हूँ, ठीक है, किसका, C3 का। तो यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे हमने कहा इसका मुझे बनाना है स्ट्रक्चर, तो हमने यहाँ देखा 3 कार्बन है, तो हमने 1 2 3 कार्बन लिख लिया। अब 3 कार्बन लिख लिया। अब देखो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है भैया, 8 हैं। तो 8 हाइड्रोजन को हमें लगा देना है फटाफट, 8 हाइड्रोजन को लगा देना है। तो भैया देखो 3 हाइड्रोजन मैंने इनको बांट दिया ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन इनको दे दिया, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन मैंने इनको दे दिया। तो देखो 8 हाइड्रोजन हो गया, 8 हाइड्रोजन। अब बचा क्या, एक एक वैलेंसी बची हुई है। तो देखो ध्यान से, ये इससे एक बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बनाएगा, हो गया इसका स्ट्रक्चर पूरा। तो कार्बन में देखिए 3, हमने 3 कार्बन लिया, उसमें 8 हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखो कार्बन की कोई वैलेंसी नहीं बची। इसके पहले वाले पार्ट में आपको वैलेंसी समझाया था अच्छे से, ठीक है। यानी इस कार्बन में देखो 1 2 3 कार्बन है, तीनों कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, इसका मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। इतना आपको नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, अगला पॉइंट जो आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसकी जो परिभाषा होती है हम बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम 2 या 3 बंध हो, या 3 बंध होते हैं, तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। आ जाओ थोड़ा समझते हैं। ये भी होता है भैया 2 प्रकार का होता है। कितने होता है, ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक का नाम हम बोल सकते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं भैया सिंपल सा एल्कीन, एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन को हम लोग कह सकते हैं भैया ओलिफिन। क्या कह सकते हैं, ओलिफिन, ओलिफिन, ठीक है। एल्कीन को हम ओलिफिन भी कह सकते हैं। और जो दूसरा वाला हाइड्रोकार्बन है, दूसरा वाला, इसे हम कहते हैं भैया एल्काइन, या इसे हम बोल सकते हैं एसिटिलीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया, एसिटिलीन, इसे या एसिटिलीन्स, ठीक है। एक इससे हम एसिटिलीन्स भी बोल सकते हैं। अब आ जाओ, तो जो भैया आपका एल्कीन होता है, ये एल्कीन हाइड्रोकार्बन जो होता है, में जितने भी कार्बन होते हैं एल्कीन समूह वाले में, उसमें कार्बन के बीच द्विबंध होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध होता है, ठीक भैया। कितने होते हैं, 2 बंध होते हैं, ठीक है। अब इसका अगर सामान्य सूत्र हम बात कर लेते हैं, तो सामान्य सूत्र उसका होता है, सूत्र क्या होता है, CnH2n, ये इसका सूत्र हो जाता है, ठीक, क्या होता है, सूत्र हो जाता है, ये इसका सूत्र है। और इसी प्रकार सॉरी इसमें भी नहीं बताएगा, एल्केन का सूत्र होता है भाई, इसका सूत्र होता है सूत्र CnH2n+2, ये इसका एल्केन का सूत्र होता है, ठीक है। मैं बताना भूल गया था, अब यहाँ दे जाओ टॉपिक पे। तो ये सूत्र हो गया किसका, एल्कीन का सूत्र हो गया। अब आ जाओ इसमें अगर बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसमें। तो भैया सबसे क्या होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, एथोलीन, एथोलीन। और दूसरा एग्जाम्पल क्या आएगा भैया, प्रोपेलीन, प्रोपेलीन। और एग्जाम्पल इसमें आ जाता है ब्यूटेलीन। और चाहो तो ले लो भैया पेंटेलीन भी लिख सकते हो, पेंटेलीन, ठीक है। अगर सूत्र की बात कर ले, सूत्र यहाँ लिख देते हैं, मैं खटाखट फटाफट यहाँ पे ध्यान सुनूंगा। तो एथिलीन का होता है भैया C2H4, इसका होता है C3H6, इसका होता है C4H8, इसका होता है C5H10। ये आपका हो गया भैया, ये किसका, एल्कीन का फार्मूला हो गया, ठीक है। एल्कीन की अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो मैं स्ट्रक्चर आपको पहले बता के समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ,
छोटा सा है इस जगह में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर में बात कर लेता हूँ भाई, ठीक है। प्रोपिलीन बता दूँ, ये सब छोटा रहेगा। एथिलीन, तो एथिलीन की जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ एथिलीन में 2 कार्बन है, हमने लिखा भैया क्या लिख दें, सी और सी, ठीक, 2 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे कितना भैया कार्बन, देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो भैया सॉरी 4 हाइड्रोजन है बाय मिस्टेक, ये 4 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये 3 और ये 4, तो दोनों भाइयों को मैंने बराबर बराबर बांट दिया। जब बराबर बराबर बांट दिया भैया, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक वैलेंसी बची, यहाँ पे सिंपल सा, तो यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड, आपको पता है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसे एल्कीन कहते हैं, आपको पता है। तो भैया ये क्या हो गया आपका, सिंपल सा एक संरचना बन गई, किसका, ये एल्कीन की संरचना बन गई, यानी कि कहा जाए तो एथिलीन की है, ठीक है। इसे हम सिंपल बन तो एथीन, प्रोपेलीन को प्रोपीन, और ब्यूटेलीन को ब्यूटीन, और पेंटेलीन को पेंटीन, ठीक है। अब आ जाओ भैया एल्काइन में आ जाओ। एल्काइन की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा भैया, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है भैया, ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसमें एग्जांपल देखो थोड़ा सा, इसका जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, इसका सूत्र हो गया एल्काइन का। अब एल्काइन में एक एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल, तो उदाहरण में सबसे पहले क्या आएगा, आपको यहाँ से देख लीजिएगा, आएगा एसिटिलीन। क्या आएगा भैया उदाहरण में, एसिटिलीन, एसिटिलीन, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, एथाइन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H2, ये सबसे छोटा एल्काइन ग्रुप का समूह, एल्काइन का सदस्य होता है, तो C2H2 हो गया। और भी इसके भी एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल हैं, और लेते हैं C2 या C3 बोलते हैं, C3H4, और एग्जाम्पल इसके हैं C4H6, और भी एग्जाम्पल इसके हैं C5H8। ये क्या हो जाता है भैया, आपके एल्काइन समूह के जो सदस्य होते हैं ये हो गए। नाम की बात कर लेते हैं, तो नाम इनका हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, 3 कार्बन था, प्रोपाइन, इसे बोल सकते हैं ब्यूटाइन, इसे बोल सकते हैं पेंटाइन, ठीक भैया। ये हो गया आपका एल्काइन के समूह के सदस्य हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। अब इसमें जो होता है, इसके भाग देख लेते हैं, किसके भैया, बंद चक्री वाले के। इसके भैया क्या, ये भी, इसके भी 2 भाग होते हैं। पहले की हम बात कर लेते हैं सिंपल सा, तो पहले वाले में आ जाता है भैया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये आपको हो गया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक भैया, ये हो गया। अब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पहला हो गया, और दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सिंपल सा, इसे बोलते हैं एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमैटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये हैं एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन। इसके 2 नाम है, आप थोड़ा समझते हैं एक एक करके, इसके बारे में समझते हैं पहले। तो एलिसाइक्लिक भैया क्या होता है, इसमें जो एग्जाम्पल आता है, एलिसाइक्लिक, यानी भैया जब कार्बन परमाणु क्या होते हैं, राउंड में होते हैं, एक चक्र में होते हैं। अब चाहे मैं यहां समझा, चाहे वो चक्र ऐसा हो या फिर ऐसा हो सिंगल बॉन्ड से, या फिर ऐसा हो या फिर ऐसा हो, ये सारे के सारे क्या होंगे भैया, एलिसाइक्लिक हैं। कौन है भैया, एलिसाइक्लिक। तो इसे हम इसके एग्जाम्पल में अगर बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल में इसके आ जाता है साइक्लोहेक्सेन,
क्या था भैया, साइक्लोहेक्सेन। या और भी एग्जाम्पल इसके आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ आप लिख सकते हो दूसरा एग्जाम्पल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब आते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक को हम लोग भैया एरिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया एरोमेटिक को? एरोमेटिक को हम लोग एरिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिन्स। एरिन्स, हम एरिन्स भी कहते हैं। ठीक, एरोमेटिक क्या बोलते हैं हम लोग भैया? एरिन्स भी कहते हैं। अब एरिन्स में थोड़ा सा आगे जाते हैं। एरिन्स जो होता है, अब इस एरोमेटिक, एरोमेटिक आपको पता है सबसे महकने वाला यौगिक होते हैं। इसमें क्या आता है, अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल में आएगा, एग्जाम्पल में आ जाता है क्या, तो आएगा भैया बेंजीन आ जाएगा। क्या आएगा भैया? बेंजीन। तो इसके में क्या आता है? बेंजीन आता है आपको एरोमेटिक में। ये सारे क्या हैं? हाइड्रोकार्बन से हैं। अब इसे आप डिटेल में नोट कर लीजिए, तो आगे इसके बताते हैं और आगे। एल्केन यानी कि पैराफिन। तो एल्केन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आज हम, पूरी जानकारी इसकी भी में इकट्ठा करेंगे। ठीक है, आ जाओ। क्या करते भैया इस एल्केन के बारे में थोड़ा समझते हैं। एल्केन, इसे हम लोग बोलते हैं पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पैराफिन। एल्केन, इसकी परिभाषा हम बोलते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, सब देखो ध्यान से बोलेंगे। संतृप्त, क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स पैराफिन या एल्केन कहलाते हैं। ओके, आ जाओ टॉपिक पे। संतृप्त, अरे भैया संतृप्त हो, संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एच से हाइड्रो, एच से कार्बन, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पैराफिन, पैराफिन या एल्केन कहलाते हैं। एल्केन कहलाते हैं। ओके मुन्ना, हो गया पूरा? इतना हो गया भैया ये एल्केन। एल्केन का हम बात कर लेंगे, सामान्य सूत्र जो होता है एल्केन का, सामान्य सूत्र, फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है भैया सिंपल से, क्या तो बोल सकते हैं CnH2n+2, CnH2n+2, ये इसका हो गया फार्मूला। ठीक है, ये हो गया सूत्र इसका। अब इसका सूत्र का मतलब क्या होता है, ध्यान समझते हैं। कार्बन, C मतलब यहां हो जाएगा कार्बन, C मतलब क्या होता है भैया? कार्बन। N मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? नंबर या कार्बनों की संख्या, या कार्बनों की संख्या। H मतलब क्या होता है? हो जाएगा हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, और 2 मतलब दुगुना, 2 मतलब 2 गुना, फिर N मतलब वही नंबर, +2 मतलब 2 और ऐड कर दो। तो समझो ध्यान से, पहले अच्छा समझाते हैं हम आपको डिटेल से अच्छे से। देख भैया, अब मान लेते हैं कार्बन, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ होता है, एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फटाफट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो होता है समझ ध्यान से। अब इसमें देखो, जैसे मान लो ये कार्बन, कितने कार्बन है? 1 है। तो 1 जितना कार्बन होगा, इसी मतलब कार्बन मतलब नंबर, तो जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना होगा हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन। कार्बन यहाँ पे 1 है, इसका 2 गुना हो जाएगा 2, 1 का 2 गुना 2। अब देखो कह रहा है 2 और जोड़ दीजिए, दुगुना होने पर हाइड्रोजन के 2 और ऐड कर दीजिए, क्या? हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन मैंने और ऐड कर दिया। ठीक है, ये बन गया मेथेन। क्या बन गया भैया? मेथेन बन गया। ये मेथेन का फार्मूला बन गया CH4, मेथेन का फार्मूला सूत्र बन गया। अब बात आती है, ध्यान समझिएगा, ये N, अब कहीं समझो कि ये मेथेन है, क्या समझो कि ये एथ है, मतलब एल्केन है। अब समझेंगे थोड़ा सा, देखो अगर मान लेते हैं यहाँ पर, अगर कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच अगर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दोनों कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो या एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो तो एक बंद यहाँ पे है ना, एक लाइन है, एक लाइन है भैया, एक बॉन्ड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? एन।
क्या बोलेंगे, एन। हो गया एन। तो यही क्या था, सिंगल। अगर जिस कार्बन के बीच जितने भी लगभग कार्बन, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक बंध है, तो जान लीजिए क्या है वो, एल्केन है। अगला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। अब कैसे जानेंगे यहाँ पे एथ होगा कि मेथ होगा कि प्रोप होगा, ब्यूट होगा, तो इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं हम। हमें यहाँ पे इसे बता दे रहा हूँ सिंपल। यहाँ बोलते हैं भैया अल्कनेम। क्या बोलते हैं, अल्कनेम। तो अल्कनेम जानने के हाथ थोड़ा समझिए, अल्कनेम क्या होता है। अल्कनेम, अगर कार्बन एक है, एक कार्बन है, तो उसके लिए लिखा जाता है हमेशा मेथ। अगर कार्बन दो है, कार्बन की संख्या दो है, तो वहाँ लिखा जाता है एथ। अगर कार्बन की संख्या तीन है, तो वहाँ लिखा जाता है प्रोप। अगर कार्बन की संख्या चार है, तो वहाँ लिखा जाएगा ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है, यहाँ पे ब्यूट, BUT, इसे बट मत पढ़ना, ये लेकिन नहीं है, ये ब्यूट पढ़ना है इसको भैया। आपकी इंग्लिश नहीं चल रही, यहाँ केमिस्ट्री चल रही, केमिस्ट्री। अगर कार्बन की संख्या 6 है, तो उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, हेक्स। क्या बोलेंगे, हेक्स। कार्बन की संख्या अगर 7 है, तो बोलेंगे हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है, तो बोलेंगे ऑक्ट। अगर कार्बन की संख्या 9 है, तो बोलेंगे नॉन बोलते हैं, नॉन। क्या बोलते हैं, नॉन, NON, नॉन। अगर कार्बन संख्या 10 है, तो क्या बोलेंगे, डिक। क्या बोलेंगे भैया, डिक। तो इतना सा हो गया। अगर एक कार्बन है, हमने देखो यहाँ एक कार्बन था, हमने मेथ लिख दिया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था ना, यहाँ पे देखो ये लिखा ना सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो हो गया ना, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हो गया मेथेन। ठीक है, इतनी सी बात थी, नॉर्मल सी। अब और आगे समझते हैं, और एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, C3H8। अब अगर देखो ये फार्मूला अगर आपको पता है, ये फार्मूले से मालूम चल जा रहा है क्या है, ये प्रोपेन है। कैसे, आपको फार्मूला सूत्र खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। देखो ना, सूत्र हमारा चौकट रहा तेजिया में चिल्ला रहा है कि भैया देखो देखो, हम कार्बन कितने हैं, 3 हैं। हम कितने कार्बन है, 3 हैं। तो 3 का दुगुना 6 होता है कि ना, होता है ना बच्चा। तो 3 दूनी 6, 6 में अगर 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 8। तो देखो भैया सूत्र वही कह रहा, जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना होगा हाइड्रोजन। जब 2 गुना हाइड्रोजन हो जाएगा, उसमें 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। आई बात, गई समझ में। तो देखो यहाँ पे था 3 कार्बन, कितना था बच्चा, 3। तो भैया 3 दूनी कितना होता है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। जब 6, 3 दूनी 6, प्लस अगर 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, 8। तो भैया यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब है 3 कार्बन है, तो यहाँ देखो 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, प्रोप लिखा जाता है, 3 लिए प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कार्बन का दुगुना होने पर 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगा एन, तो प्रोपेन। सिंपल सा। अच्छा स्ट्रक्चर बना के समझाई, नहीं तो पल्ले न पड़ी आप लोग के, तो क्या पता नहीं का गुरु जी का बकलात बा। देखो भैया ये कितना कार्बन यहाँ बा, 3 बाना, तो 1 2 3 कार्बन बा कि नहीं बा ना। तो 3 कार्बन है। अब हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। तो बच्चा लगाओ ना 8 हाइड्रोजन, 3 इसको दे दीजिए हाइड्रोजन ऐसे, H मतलब हाइड्रोजन H, इसको दे दो, हो गया ऐसे करके। अब बता बच्चा, अब खुद ही देख ले बच्चा, खुद ही समझ ले। देखना कितना कार्बन बा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 बा कि ना, आहे ना 3, आहे ना। आगे देखो, अब 3 बा, तो 3 के लिए का, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, प्रोप ना। तो लिख दो 3 कार्बन के लिए का प्रोप, क्या लिख बच्चा, प्रोप लिख दिया ना। अब देखो इसके बीच भी एक बंद है, इसके बीच भी एक बंद है, तो सिंगल बॉन्ड तो है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगूबा, ANE, तो हो गवा ना का, प्रोपेन। का हो गया, प्रोपेन, ये प्रोपेन हो गया। इतनी सी बात थी ये हाइड्रोएल्केन के बारे में। ठीक है, इतना आप आराम से कर सकते हैं। ये बच्चा इस समझ नहीं पाया का हो, C6 मतलब क्या होता है। अरे मुन्ना देख देख बाबू, देख राजा बाबू, देख ले इधर, देख ना, देख तनी से, देख देख 6, C6 मतलब होता है बच्चा 6 बार कार्बन है मुन्ना। देख
एक ना, कहते हाँ बोलना हाँ, दो ना, फिर बोल हाँ, तेरे जब बोलना हाँ, तीन ना, चार ना, पांच ना, छह ना। तो छह हाइड्रोजन सॉरी कार्बन है, तो एक हो गया, दुई होएगा, तीन, चार, पांच, तो C6 मतलब होता है 6 कार्बन है। कितना? 6 बच्चा, 6। आई बात गई समझ में कि ना है? होगी ना? चल एक अच्छा और देते हैं, एक और कर ले बच्चा, चल ले। अगर मान लो यहाँ पे C6 हो, और थोड़ा देते हैं, C7 हो, चल बच्चा कर C7, देखे कार्बन 7 और हाइड्रोजन 16। अब देखो इसका नाम क्या होगा, इसका आयुपेशी नाम क्या होगा, बताओ बच्चा। तो देख बच्चा, अब समझा, ध्यान समझा, एक को पलक ना चुपके चाहिए, ध्यान रखो। कार्बन 7 बना, कितना बा? 7 बा, तो लिख बच्चा 7। कहाँ लिख दी ऊपर? इधर देख, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का ना, सबके बीच सिंगल बॉन्ड लगा, फटाफट 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 फटाफट। अब देख 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 तनी जल्दी से देख, ये कितना हमारे पास हाइड्रोजन बा? 16 बा। तो एक इसका दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखे ना होएगा 16। अब इसका नाम बता मुन्ना, तो नाम देखना, देख देख अच्छे से, फिर गिनती करवाई का बार बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना? अरे 7 कार्बन बात मुन्ना, देखना देख देख, 7 कार्बन बात का लिखी थी हम लोग? हेप्टो, हेप्टो का बोल बे? हेप्टो। तो लिख ले, का लिख बच्चा? हेप्टो। 7 कार्बन बात तो हेप्टो, HEPT, हेप्टो। हेप्टो हो गया, देख सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बा, एक बंद हिम बा, एक ही बा हिम में, किसम में सिंगल बॉन्ड बना, एक एक ही बंद बना, तो एक बंड बात लगा NANE, एन हो गया, तो का नाम होगा? हेप्टेन। हिंदी में निकाल लिख ले बच्चा, हेप्टेन। तो आई बात गई समझ में कि ना? इतना नोट कर फटाक से, ओके करो नोट से। एल्कीन है, तो एल्कीन को अच्छे समझते हो, डिटेल्स इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर दें, ठीक है? तो आ जाइए, मन लगा के पढ़िए थोड़ा सा। एल्कीन, इसे हम लोग ओलिफिन भी कहते हैं, ओलिफिन, ठीक भैया? ये हो गया आपका एल्कीन, ठीक। अब देखिए एल्कीन की जो परिभाषा होगी उसको थोड़ा लिख सकते हैं कैसे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विआबंध हो, तो वे एल्कीन कहलाते हैं, ठीक है? तो भैया ऐसे हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, यहाँ पे जो परिभाषा होगी क्या होगी भैया? यहाँ लिख देते हैं हमें, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके के दो कार्बन परमाणुओं के मध्य, दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध हो, तो वे द्विआबंध हो तो वे एल्कीन या ओलिफिन कहलाते हैं, एल्कीन या ओलिफिन कहलाते हैं, ठीक है? अब समझो, तो अब यहाँ बात आ गई है एल्कीन या ओलिफिन। अब यहाँ देखो, अब कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? द्विबंध होता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र मान लेते हैं, सूत्र, इसका सूत्र होता है भैया CnH2n, ठीक, ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र, इसका नॉर्मल सूत्र होता है। सूत्र का मतलब समझ लेते हैं, C मतलब कार्बन, N मतलब नंबर, तो कार्बन जितना होगा उसका 2 गुना हो जाएगा हाइड्रोजन। कार्बन अगर 4 है तो 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सबसे छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया इसका, तो होता है C2H4। अब C2H4 मतलब, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, ये क्या है? एल्कीन है। अब इसका देखिए कितने कार्बन यहाँ पे? 2 है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसे, 1 कार्बन 2 कार्बन, कितना हमारे पास H है? 4 है, तो 1 H 2 H इनको दे दो और 2 H इनको दे दो, 2 H मतलब हाइड्रोजन, ठीक है? अब यहाँ लगा डबल बॉन्ड, लग गया ना? तो अब देखो इनके बीच अब कितने कार्बन यहाँ पे हैं? हमें पता है कितने कार्बन यहाँ पे? 2 है ना? तो यहाँ गिन लो, 1
और ये दो, दो के लिए, दो कार्बन के लिए हम लोग कौन सा नाम लिखते हैं? एथ। क्या लिखते हैं भैया? एथ। और द्विबंध है तो अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है, दो बॉन्ड होता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इन, ENE, इन। क्या बोलते भैया? इन। तो अब देखो यहाँ द्विबंध है तो लगा देंगे इन। हो गया ना भैया? क्या ये इन हो गया, एथीन हो गया। एक किसका सूत्र बन गया? एथीन का। ये तो पता ना आपको, एक कार्बन के लिए मैथ, दो के लिए ईथ, और तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ये तो पता ही है ना आपको। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखो, ये पहला एग्जाम्पल था, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे C3H6 है। तो भैया फार्मूले में कह रहा है कि ये क्या है? एल्कीन है। 3 दूनी 6, आपको पता है 3 दूनी 6 हो गया, इसका मतलब वो क्या है? एल्कीन है। उसमें कहीं ना कहीं द्विबंध लगा हुआ है, कार्बन कार्बन बीच कहीं ना कहीं द्विबंध लगा हुआ है, क्योंकि फार्मूला हमारा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भैया देखा देखो हमारा कार्बन क्या है, देख बाबू साहब देख, हम 3 नहीं कहते हाँ, तो 3 दूनी 6 यार, 3 दूनी 6 कार्बनवा। ये फार्मूला चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा भैया मैं ही हूँ। कौन? मैं एल्कीन हूँ। बोलता रहा चिल्ला के, देखना 3 दूनी 6 बोलता रहा कि मैं ही हूँ। इसका मतलब ये है 3 दूनी 6, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? प्रोप, यानी डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं है, वहां क्या लिखेंगे? इन। तो हो गया ना प्रोपीन। अरे देख मुन्ना देख, इधर देख, देख नहीं पल्ले न पड़ी, देख ले। ई एट, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये तो लिखा हुआ ना। अब इसमें कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा, सॉरी द्विबंध लगा होगा, लगा हुआ है ऐसे। अब देखो जब द्विबंध लगा हुआ है तो अब यहाँ देखो, इस यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो एक इनको दे दो भैया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसको दे दो 4 हाइड्रोजन, इसको दे दो भैया 5, और एक 6। देखो सबका स्टेप पूरा हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? और नाम तो लिख ले बाबू साहब। कितना कार्बन बा? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कौन सा अल्क के नाम लिखते हैं? तो वहां लिखते हैं क्या? प्रोप। क्या लिखते भैया? 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। अगर द्विबंध है तो क्या लिखेंगे? इन। क्या लिखते हैं भैया? इन। हो गया ना क्या? प्रोपीन। इतना सा हो गया। और देख लो का एग्जांपल, और एक इसकी एग्जांपल देख लो। अगर मैं यहां दे देता हूं C5H10, इसका नाम क्या होगा? इसका सूत्र क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो अब देखो ध्यान से, फिर वही देखो, सूत्र देख के सूत्र से लगा लो आंकड़ा ये क्या है। तो सिंपल से बोलना भैया 5 दूनी 10। तो आपको इतना पता है कि ये एल्कीन है, इसमें कार्बन के बीच कहीं ना कहीं द्विबंध लगा है। अगर द्विबंध लगा है तो उसके साथ हम लिखते हैं इन, लिखते हैं ना। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? पेंट प्लस इन, पेंटीन। तो देखना बच्चा, देखो 5 कार्बन बा, कितना कार्बन बा? 1 2 3 4 5। इसमें कहीं ना कहीं द्विबंध है, तो द्विबंध लगा दो फटाक से। क्या करो भैया? द्विबंध लगा दो। मैं लगा दे रहा हूँ फटाक से, द्विबंध लगा दो, ऐसे करके लग गया। अब देखो कितना अच्छा हमारे पास हाइड्रोजन है, 10 है, तो 2 इनको दे दो, हो गया। 1 इनको दे दो, 1 इनको दे दो, ठीक, और दे दो, इनको भी दे दो हाइड्रोजन, और इनको भी दे दीजिए हाइड्रोजन। दे दिया। अब गिन लो हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो भैया 5 कार्बन के लिए बाबू साहेब, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? बोलो 5 कार्बन के लिए क्या आप पेंट लिखते हो? यस सर लिखते ना, बोलो में यस सर बोलो ना। उसके बाद अब बताओ, अगर द्विबंध है तो क्या लिखोगे? इन लिखोगे ना। तो पेंट प्लस क्या हो जाएगा? इन। तो क्या इसे हम बोल सकते हैं पेंटीन? क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं बच्चा क्या? पेंट इन, पेंटीन। ले अच्छा हिंदी में लिख देते हैं पेंटीन। इसी प्रकार मैं और दे रहा हूं, आप लोग खुद करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं दे रहा हूं आपको C7H14, ठीक भैया, ये आपका पहला, करिए से फटाफट, पहला क्वेश्चन है। दूसरा मैं दे रहा हूं वहां पे C8, ठीक है। अगर यहाँ पे कार्बन कितना है? 8 है, तो कितना 16 है। इसको आप करिए फटाफट, ये आपके लिए है, फटाफट तुम करो। एक और ले लीजिए
हाईएस्ट जो है सीधा, ओके इसे करिए, इसका नाम क्या होगा। अब इस सब फट देखो, वीडियो को पॉज कर लो भैया, रोक लो और इस तीनों का हमें आंसर कमेंट में करके लिख के बताओ इसका क्या नाम होगा एपिसिडम, ठीक है। तो इसके हम आगे चलते हैं, ठीक है। और चलो आगे चलते हैं। एल्काइन, तो एल्काइन के बारे में समझ लेते हैं। एल्काइन एल्काइन एल्काइन, ठीक है, इसे हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन भैया, ये हो गया एल्काइन। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है भैया एल्काइंस की, बोल सकते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो या त्रिआबंध हो तो वे एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है आपको पता है, CnH2n-2, तो ठीक एल्काइन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, ठीक क्या कहते हैं भैया, एल्काइन कहते हैं। इतना हो गया। आप समझो इसका जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है भैया, सामान्य सूत्र, इसका सूत्र क्या होगा, तो सूत्र होगा CnH2n-2, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, CnH2n-2। अब इस सूत्र का मतलब समझो, सूत्र भैया यहाँ क्या समझाता है आपको पता है, C मतलब कार्बन, N मतलब नंबर, H मतलब हाइड्रोजन, N मतलब फिर नंबर। तो कह रहा है कि जितना कार्बन है, जैसे कार्बन 2 है, सूत्र क्या कह रहा है कि जितना भैया यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का दुगना होगा हाइड्रोजन, जब कार्बन का दुगना हाइड्रोजन हो जाएगा उसमें से 2 हाइड्रोजन को कम कर देना है। जैसे मान लो 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, कार्बन 4 है तो उसका दुगना होगा हाइड्रोजन 8, 8 में से 2 और कम कर दो बचेगा 6, तो ये हो जाएगा समझो एल्काइन, ठीक। अब देखो जैसे इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबसे छोटा एग्जाम्पल, तो कह रहा है कार्बन कितना यहाँ पे 2 है, कितने कार्बन है 2, तो 2 का दोगुना कितना हो जाएगा 4, तो 4 जब हो जाएगा कह रहा -2, 2 घट जाएगा और क्या हो जाएगा 2 घट जाएगा, जैसे 2 दूनी 4, 4 यहाँ हो गया दुगुना और -2 यानी 2 और कम कर दीजिए तो कितना बचेगा 2, तो 1 हाइड्रोजन इनको दे दो, 1 हाइड्रोजन इनको दे दो और यहाँ लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या बन गया है, बन गया एथाइन। सर छोटा एग्जांपल है ना एथाइन का ये। तो अब इसका नाम क्या होगा, आप पता 2 कार्बन 1 2, 2 कार्बन के लिए आप कौन सा नाम यूज करते हो, एथ ना, ये 2 कार्बन है तो एथ, ठीक, तो एथ है, इन दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ कौन सा नाम क्या यूज करते हैं भैया, उसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, YNE आयन, ठीक भैया, क्या यूज करते हैं आयन, ठीक। आप समझो, अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन YNE, तो क्या बन गया भैया ये एथाइन, क्या बन गया एथाइन, ठीक। अब इसका अगला एग्जांपल देख लो फटाक से, देखो अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगला एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा देख लो, जैसे मान लो C3H4, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा भैया, इसका सूत्र कैसे बनेगा, तो बना लो फटाक से, कैसे बने कैसे, यहाँ 3 कार्बन है, अब ये खुद ही कह रहा मैं एल्काइन हूँ, मैं एल्काइन हूँ, क्यों कह रहा है, क्योंकि देखो भैया कार्बन कितना 3 है, तो 3 दूनी कितना होता है 6 होता है ना, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये है कि 2 घट चुका है, ऑटोमेटिक क्या 2 घट चुका है, जब 2 घट चुका है तो कहीं ना कहीं इन कार्बनों के बीच, 3 कार्बनों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड तो लगा है, जब ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं आयन, 3 कार्बन के लिखते हैं प्रो। तो देखो तो मैं बना देता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, क्योंकि कह रहा है ना 3 दूनी 6, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन घटा हुआ है, जब 2 हाइड्रोजन घटा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो लगा दीजिए 1 H यहाँ लगा दीजिए और 3 H इनको दे दो भाई, इनको दे दो, देखो 4 H हो गए ना, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो नाम आपको लिखना पड़ेगा, 1 कार्बन है 2 कार्बन है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप कौन सा शब्द यूज करते हो, आपके पास 3 कार्बन के लिए यूज करते हो प्रोप, ठीक है, प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करोगे भैया ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन YNE आयन, तो क्या हो जाएगा बराबर प्रोपाइन, क्या हो जाएगा भैया प्रोपाइन, ये इसका नाम हो जाएगा क्या प्रोपाइन,
ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगला एग्जाम्पल देते हैं और देते हैं भैया। देखो जैसे मान लीजिए C6 है, H10 है, फिर वो क्या कह रहा है भैया, ये क्या कह रहा है कि भैया मैं एल्काइन हूँ, खुद चिल्ला के बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, देखो ना यार, केमिस्ट्री की समझा करो कैसे बोलता है, देखो ना चौकट रहा तेजिया में, हम है भैया एल्काइन, हम है एल्काइन, तो समझो ना 6 दूनी 12, तो भैया 12 में 2 घटा दोगे तो कितना 10 बचेगा ना। जब 10 बचेगा इसका मतलब ये 6 कार्बनों के बीच में कहीं ना कहीं ससुरा ट्रिपल बॉन्ड लगा बा, कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा बा, तो लगाओ ना ट्रिपल बॉन्ड। चलो अब देखी थी कहाँ बा, देखो कितना कार्बन बा 6 बा, तो लिखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन बा, तो 6 कार्बन के बीच कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा बा, कहीं ना कहीं का बा ट्रिपल बॉन्ड लगा बा, यहीं लगा दे लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड लगा बा। तो ट्रिपल बॉन्ड लगा तो उसके बाद यहाँ पे H लगा दो, 1 H 2 H, इसको दे दो भैया 2 हाइड्रोजन, इसको भी दे दो 2 हाइड्रोजन, इसको भी दे दो 2 हाइड्रोजन, और इसको भी दे दो 2 हाइड्रोजन, इनको भैया 3 दे दो, ये बड़का भैया है। ठीक है, अब गिन लो हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, हाइड्रोजन बराबर है। अब कार्बन में कितना होगा भैया, ऑलरेडी 6 होगा, 1 2 गिनती कर लेते हैं, लिख दी गिनती, लिख दी बच्चा, तो 1 2 3 4 5 6। आप गिनती करना सीखो तो भैया इधर से भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो 4 से गिन, ठीक है। तो 6 कितना, 6 आपके पास कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए आप कौन सा शब्द यूज करते हो भैया, तो 6 कार्बन के लिए यूज करते हो अब क्या, हेक्स। 6 कार्बन है तो हेक्स, प्लस अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो बराबर क्या हो जाएगा, हेक्स हेक्साइन, क्या हो जाएगा भैया, हेक्साइन, ये हो जाएगा। सिंपल था, इतना आपका हो गया डिटेल।